बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में एक चैप्टर है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकियन, उसका आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि किसी द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका इस टॉपिक का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में रखी होती है, उसको देखने पर हमको वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप प्रैक्टिकली भी देखा होगा आपने कि अगर बाल्टी में कोई सिक्का पड़ा है तो वो सिक्का हमको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, या बर्तन की तली भी हमको ऊपर दिखाई पड़ती है, जो जितनी गहराई होती है उससे थोड़ा सा ऊपर। तो ये उसकी आभासी गहराई होती है। तो इसको जरा चित्र के माध्यम से समझें कि किस तरीके से इसका प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है उसकी रियल पोजीशन से ऊपर। तो इसके लिए हम पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद जो भाषा लिखी गई है उसको आप भाषा में अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि किसी द्रव में कोई भी एक बर्तन लिया, उसमें हमने एक द्रव भर दिया, ठीक है ना, और उस द्रव में ये कोई द्रव भरा पहले, और इसमें हम यहां पर कोई वस्तु रख देते हैं, यानी कोई सिक्का रख दिया, कुछ भी, ये हम रख दी वस्तु। अब इसको देखना है, तो इसको जब देखना है तो हम ऊपर से देखेंगे तो इसके दो किरणें आपको यहां पर आपतित करनी पड़ेगी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम उस वस्तु से दो किरणों को निकाला जाता है और निकाल करके अपोतन कराते हैं। जहां पर मिलेंगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पर मिलती प्रतिबिंब होगी वहां पर आभासी प्रतिबिंब। तो यहां से एक किरण को आप बिल्कुल एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर तरफ ले जाओ, और जब किसी भी पृष्ठ पर जब ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण गिरती है तो अपने मार्ग से बिना मुड़े हुए सीधे चली जाते हैं, बिल्कुल एकदम सीधे ऊपर तरफ चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको ऊपर चली जाएगी, और एक प्रकाश किरण को हम इससे यहां से तिरछा आपतित करते हैं। तिरछा जब आपतित करेंगे तो देखिए ये जल है, क्या भरा हुआ है यहाँ जल, और इधर क्या है वायु। तो प्रकाश किरण क्या होगी, जल से जब वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो क्या जाने का रास्ता तो सीधा ऐसे था, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, ऐसे यहां से मुड़ जाएगी, यहां नहीं मुड़ेगी क्योंकि यहां पर अभिलंबोत आपतित हो रही है इस पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर, जो सीधे, तो जब अभिलंबोत आपतित होती है तो बिना मुड़े हुए सीधे जाती है, लेकिन तिरछा आपतित होती है तो फिर सघन से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है, जब विरल सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब के पास आती है। तो ये हम लोग पहले से पता है। तो अब देखो ये जो बाहर निकलने वाली किरणें हैं, कहते हैं अपवर्तित किरणें, ये तो आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। तो जब नहीं मिलती तो क्या करते हैं लोग, फिर पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे इस किरण को जरा एकदम जिस दिशा में जा रही है तो उसके जस्ट पीछे बढ़ाओ एकदम ऐसे, और इसको पीछे बढ़ाओ, दोनों कहां मिल गई, यहाँ पर। ये जो सिक्का पड़ा था वो कहां दिखाई पड़ेगा हमको, यहां दिखाई पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब किसी द्रव में कोई वस्तु रखी होती है तो वो कम गहराई पर दिखाई पड़ती है। कितनी कम गहराई पर दिखाई पड़ती है इसका हमको एक डेरिवेशन करना है छोटा सा। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, ये तो हमारी एक वस्तु हो गई और इसकी इमेज कहां बन रही है, आई इसको मान लेते हैं हम लोग, और ये जो गहराई है द्रव की, यानी h गहराई पर एक द्रव भरा हुआ है, तो ये इसकी वास्तविक गहराई हो गई। जहां तक पानी भरा वही तली पर उसके वस्तु रखी है, तो ये क्या हो गई उसकी वास्तविक गहराई। और जहां पर ये ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो कहां दिख रहा है ये इसकी होती है आभासी गहराई, इसको हम लोग लेते हैं स्मॉल h से, ये इसकी आभासी गहराई स्मॉल h और ये वास्तविक गहराई। अब देखते कहां से हम लोग, यहां से, ये हमारी है आंख, ठीक है। यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं तो ये वस्तु हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। अब जरा ये समझने के लिए जब हम निकालेंगे कितना ये h का मान कितना होगा, कितने ऊपर दिखाई पड़ेगा, और वस्तु से कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसका विस्थापन कितना होगा, ये दोनों चीजें हम ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग कि आपतन कोण जो है वो, आपतन कोण क्या होगा, अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अवलंब के बीच कोण आपतन कोण कहलाएगा, और ये अपवर्तन कोण कहलाएगा r। अब जरा देखो मैथ की जगह देखो जरा, ये अगर कोण अगर r है
तो इसका शीर्षयुग्म कोण ये भी आर हो जाएगा। और ये दोनों रेखाएं कैसी हमारे पास, शीर्षयुग्म कोण ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों लाइन कैसी होंगी, तिर्यक रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों सेम होंगे, पूरा कोण, ये पूरा आर होगा, ये कह सकते हैं। और आर होगा तो ये जो कोण होगा वो भी आर हो जाएगा। तो कौन सा कोण हो जाएगा, ये एकांतर कोण इसके रिस्पेक्ट में, और इसके साथ क्या कहा जाएगा, संगत कोण है। तो संगत कोण होने की वजह से ये बराबर हो जाएगा आर के। और ये अगर आई है तो ये इसका एकांतर कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, आई। तो ये अगर आई तो ये भी आई। तो इस तरीके से हम लोग मैथ हिसाब से इसको बना लिया हमने चित्र। तो ये बात समझ में आ गई कैसे इसका वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद अब जरा हमको क्या करना है, अब इसकी भाषा लिखना चाहे तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस बिंदु का नाम लिख लेते हैं हम लोग ए, और इसको लिख लेते हैं बी, ठीक है। और अब जरा देखो क्या हमने माना, जो हमने चित्र में बनाया वही यहाँ पर मान लिखा है कि माना एक वस्तु O द्रव में h गहराई पर स्थित है। ये हमने h गहराई पर रख दिया, कैपिटल H बनाया है। द्रव का अपर्तनांक कितना है, n है। तो द्रव का अपर्तनांक जब भी किसी माध्यम का अपर्तनांक अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब किसके सापेक्ष कहा जाता है, वायु के सापेक्ष। तो इसको हम लोग ANL हो गए, L मतलब लिक्विड। वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक वो हम कितना मान रखे हैं, n के बराबर, यानी ANL का मान n है, ठीक है ना। द्रव के पृष्ठ के अभिलंबवत देखने पर, ऊपर से देखते हैं तो द्रव के पृष्ठ से h गहराई पर दिखाई देती है वस्तु, देखने पर द्रव के पृष्ठ से h गहराई पर दिखाई देती है। यह को वस्तु की वास्तविक गहराई यानी कैपिटल H को और स्मॉल h को आभासी गहराई कहते हैं। तो वास्तविक गहराई आभासी गहराई पता चल गया, मतलब क्या होता है, आभासी गहराई जहां पर देखने पर आभास हो वस्तु यहाँ है वो गहराई आभासी, और जहां पर रियल में रखी हो वस्तु वो वास्तविक गहराई हो गई। अब कितनी ऊपर शिफ्ट हो गई है, कितना ऊपर से नीचे दिखाई दे रही है, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो लगाएंगे यहाँ पर बिंदु ए पर स्नेल का नियम, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से। स्नेल नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही है तो इसका मतलब जो अपर्तनांक लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, LNA, यानी जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, जहां से जहां जा रही है उसके सापेक्ष और जहां जा रहे हैं उसका अपर्तनांक होता है। इसमें हम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर, ये लिख सकते हैं। इसको हम अगर लिखना चाहें, जो कि पता है कि LNA इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन ANL के बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं, ये उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन ANL इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये लिखा जा सकता है। अब जरा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ANL इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो, साइन आर बटे साइन, ये समीकरण डाल लेते हैं इसको A। ये बात समझ में आ गई। ANL बराबर क्या बन गया समीकरण, साइन आर बटे साइन आई। अब यहाँ पर एक एजम्पशंस लगाना है कि ऊर्ध्वाधर से देखने का मतलब, अभी देखो इतनी दूर से हम देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर, ऐसा तो ये है ऊर्ध्वाधर, जब देखेंगे ऊपर से देखेंगे तो ये जो A बिंदु है वो B के बहुत नजदीक होगा, ठीक है ना। जब A B के बहुत नजदीक अगर होगा तो जो I और R है बहुत छोटे होंगे। तो यहाँ पर एक एजम्पशंस लगाना है आपको कि जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर से देखते हैं तो, अगर ऐसा है, मतलब ये जो दूरी जो दिख रही है ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो ये जो A है वो B के बहुत नजदीक हो जाएगा ना। तो बिंदु A बिंदु B के अति समीप होगा, जिसके कारण
जिसके कारण आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर बहुत छोटे होंगे। ये आपको जंक्शंस करना है कि अगर जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर से देखते हैं तो ए जो है बी के बहुत नजदीक हो जाएगा, तो जब जैसे ये ए इसके नजदीक आ जाएगा, जैसे मान लो ये अलग से होगा इसमें, अगर ये अभी हम ये बिंदु ए है यहाँ पर है, बिंदु बी ये यहाँ है, ठीक है, और ए अब यहाँ है, जब इसको और नजदीक ले आएंगे तो जो प्रकाश किरण इधर से जा रही थी वो देखिए एंगल ये और कम हो जाएगा, इधर एंगल कम हो जाएगा तो इधर वाला भी एंगल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज देखना है कि जैसे जैसे ये इधर तक खिसकेगा वैसे आई और आर के मान बहुत छोटे हो जाएंगे। जो छोटे हो जाएंगे तो एक हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब कोण का मान बहुत छोटा होता है तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर लिख लेते हैं। ये हम लोग, ये भी एक मैथ का पार्ट है लेकिन उसको हम फिजिक्स में यूज करते हैं, तो इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। तो यहां पर क्या करना है आपको, तो साइन आई जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा और जो साइन आर होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन कोण जब छोटे होते हैं तो उसको हम टेन भी लगा सकते हैं, तो इसकी जगह टेन आई लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं टेन आर। ये कब होगा, ये लगभग बराबर होंगे, इसलिए लगभग का चिन्ह यहाँ पर बना सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पर भी। तो ये जरा ये चीज आपको समीकरण नंबर 1 में रखनी है, साइन आई का मान 10 आई के बराबर और साइन आर का मान 10 आर के बराबर, तो ये चीज रखना है। तो समीकरण 1 में साइन आई तथा साइन आर के मान रखने पर तो ये हो जाएगा ANL is equal to 10R बटे 10I। ये तो हो जाएगा I की जगह 10I की जगह साइन आई की जगह 10I और साइन आर की जगह 10R लगा देंगे। इसकी जगह हम लोग क्या मान चलेंगे, जल का जो अपवर्तनांक इसके बराबर है n के, जिसको n लिख सकते हैं, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है 10R बटे 10I। अब जरा देखो इसको डालो समीकरण नंबर 2। उसके बाद आप जरा त्रिभुज पर जरा ध्यान दो, 10R के मान निकालने हैं। तो 10I जरा देखो त्रिभुज AOB, इस वाले में देखो त्रिभुज AOB, ये त्रिभुज दिख रहा है AOB। इस त्रिभुज में 10R का मान कितना होगा, 10I का मान, में 10I कितना हो जाएगा, 10I बराबर होता है लंब बटे आधार। इस ये अगर I है तो लंब का कितना होगा BA और आधार कितना हो जाएगा OB। ये लिख सकते हैं या इसको लिखा जा सकता है BA की जगह तो BA रहने दो और इसकी जगह हम लिख सकते हैं OB, यानी पूरी ऊंचाई कितनी है कैपिटल H। और त्रिभुज दूसरा देखो त्रिभुज AIB, त्रिभुज देखा AIB, इस त्रिभुज देखो जरा, यहाँ 10R निकालो, 10R इज इक्वल टू, यहाँ भी लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा BA बटे आधार हो जाएगा IB। यहां से BA अपान IB हमने क्या मान रखा है, इसकी आवासी गहराई को स्मॉल h,
ये जरा वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। तो 10i व 10r के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो उसके मान। ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 10r का मान कितना है, BA अपान h स्मॉल h, और 10i का जो मान है वो है BA अपान कैपिटल H। तो ये n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो n इक्वल टू लिखा जा सकता है, BA से BA कट जाएगा, ये नीचे और ऊपर चला गया, तो कैपिटल H अपान स्मॉल h। ये फॉर्मूला निकला है। फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास, n इज इक्वल टू कैपिटल H मतलब वास्तविक गहराई, वास्तविक वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये फार्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। कभी कभी वास्तविक और आभासी गहराई देता है, कहता है बताइए उसका अपूर्णांक कितना होगा, वो द्रव का या जो भी पारदर्शी माध्यम है उसका अपूर्णांक। तो आपको अपूर्णांक किसके सापेक्ष निकला है, वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक या द्रव का अपूर्णांक किस बराबर हो जाएगा, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। या अगर हम निकाल रहे थे कि कितनी गहराई आभासी होगी तो इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल H अपॉन n आ जाएगा कितना। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज और देखना है कि ये जो अभी तो हमने आभासी गहराई निकाल ली कि जितनी वास्तविक गहराई थी उसमें अगर हम द्रव के अपूर्णांक का भाग दे दें तो आभासी गहराई निकल आती है। लेकिन ये अगर आ जाए कि वस्तु कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो वस्तु का विस्थापन इसके कारण हो रहा है विस्थापन, ये अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, OI। वस्तु का कितना हो रहा है OI का मान कैसे निकाला जाएगा, OB माइनस IB, यानी जितनी वास्तविक गहराई है उसमें से आभासी गहराई घटा दो। इसका इसको क्या लिख सकते हैं, OB को लिखा जा सकता है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। स्मॉल h का मान अभी हम लोग निकाला है, ये कैपिटल H बटे n। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h के मान का लगा सकते हैं कैपिटल H बटे n। ये OI विस्थापन कितना आ गया, कैपिटल H कॉमन ले लो, फिर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन h। इस तरीके से हम इसका विस्थापन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, कितनी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में रखी होती है तो जितनी गहराई होती है उससे हमको कम गहराई पर दिखाई पड़ती है। इससे क्या निष्कर्ष निकला जा रहा है ये हम देख सकते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है जरा ये जरा देखो। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष निकला, वस्तु कहां रखी थी, अभी हम लोग क्या देखा, इसमें वस्तु रखी है जल और देख कहां से रहे हैं, वायु से, यानी सघन माध्यम में वस्तु रखी है, विरल माध्यम से देख रहे हैं। तो वस्तु हमको कैसे दिखाई पड़ती है, कम गहराई पर, यानी ऊपर दिखाई पड़ती, कितनी ऊपर, कैपिटल H बटे n के बराबर। तो ये निष्कर्ष निकला कि नंबर 1 लिख सकते हैं, सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु वास्तविक गहराई से कैपिटल H बटे n कम
वास्तविक गहराई से h बटे n कम गहराई पर दिखाई देती है। ये निष्कर्ष हम लोग निकाला कि जब किसी वस्तु को, अगर वो वस्तु सघन माध्यम में रखी है और उसको विरल माध्यम से देख रहे हैं तो वस्तु कितनी कम गहराई पर दिखाई पड़ती है, कैपिटल एस बटे एन गहराई पर कम गहराई, यानी ये जो गहराई होती है इतनी दिखाई पड़ती है, केवल ये इतनी जो रियल गहराई है वो नहीं दिखाई पड़ती है। अगर मान लो इसका उल्टा हो कि हम कोई वस्तु विरल माध्यम में रखी हो, सघन माध्यम से देख रहे हो, तब क्या होगा, तब भी क्या कम गहराई पर दिखाई पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। उसको हम किनारे रेखा से भी समझ सकते हैं, उससे वो क्या होगा, फिर अधिक दूरी पर दिखाई पड़ेगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। जरा देखो पहले कि अगर मान लेते यहां पर ये सब वायु भरी, क्या भरा है, वायु, इसको हम वायु मान लेते हैं, ठीक है ना। और इधर जो है ये सब ऊपर क्या है, ये सब जल है, यानी पानी के अंदर घुस करके बाहर रखी वस्तु को देखना है, ये समझो। तो जब वस्तु अगर मान लेते हैं ये इसकी वास्तविक जो गहराई है वो है, हम कैपिटल एस मान लें, वस्तु कहां रखी है, यहां पर, ठीक है, थोड़ा ऊपर मान लो वस्तु यहां रखी है, ठीक है। अब जरा इसको देखना है हमको, यहां से बाहर से देखना है, ये सब क्या भरा हुआ है, यहां पर सब जल भरा हुआ है। अगर हम इसको वायु, ये सब क्या है, वायु है। अब इसको जब देखें तो हमने कहा था एक प्रकाश कण को आपको ऊर्ध्वाधर ले जाना है, तो जो बिना मुड़े हुए सीधे चली जाएगी, और एक प्रकाश किरण को जरा तिरछापित करो, तिरछापित करोगे तो ये इधर तिरछा गिरेगी। अब यहाँ चूंकि वायु से जल में जा रही है तो एक अभिलंब पहले खींच लो यहाँ, तो वायु से जल में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सीधा जाने का रास्ता ये था, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे, अब इधर तरफ जाएगी। अब ये किरणें आपस में कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, हमको फिर पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे जब बढ़ाओगे तो ये कहां दोनों मिलेंगे, इसको और पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, दोनों कहां मिल गए, यहाँ। जो वस्तु अभी हमको h गहराई पर रखी थी यहाँ, ये इसकी वास्तविक गहराई, ये इसकी, और हमको दिखाई कहां पड़ रही है, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है ना। बाकी सिचुएशन आप वही मान सकते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारी जो आभासी गहराई कितनी हो जाएगी, अब कैपिटल स्मॉल एस के बराबर। ये इसकी इमेज बनी हुई है, वस्तु कहां रखी है, ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर। अब इसको यहां तक आप समझ सकते हैं कि जब वस्तु को सघन माध्यम से देखते हैं, वस्तु विरल माध्यम में रखी हो तो वस्तु उनको और अधिक गहराई पर दिखाई पड़ती, कितनी और अधिक गहराई पर, NH, यहाँ पर h बटे n था, उसमें कितना हो जाएगा, NH गहराई पर अधिक दिखाई पड़ती है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत सिंपली, इसको हम R मान लें, इस वाले को अपवर्तन कोण है, ये हमारा आपतन कोण है I, सॉरी ये पूरा आपतन कोण है, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। अब ये अगर कोण अगर R है तो इसको तिरक रेखाएं में काटेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन काटा तो ये कितना हो जाएगा, R। अब ये अगर R अगर हो जाएगा तो ये कोण भी R हो जाएगा हमारा, ये एकांतर कोण है। ऐसे ये अगर पूरा कोण अगर I है तो ये भी I हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक स्नेल के नियम लगाओ, यहाँ पर जल्दी से देखते हैं इसको, स्नेल के नियम लगाओगे बिंदु A पर तो कितना आ जाएगा, ANL, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कोई भी द्रव हो सकता है, ANL इक्वल टू हो जाएगा साइन I बटे साइन R। अब फिर कंडीशन आपको लगानी है कि A अगर B के बहुत नजदीक है, ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं, तो A B के बहुत नजदीक हो जाए तो IR बहुत छोटे हो जाएंगे, IR बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम साइन I की जगह टेन I भी लिख सकते हैं, जैसा अभी लिखा गया था ऊपर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
कि साइन आई टेन आई, ये साइन आई टेन आई तभी लिख सकते हैं जब कोण का मान बहुत छोटा हो, ऐसे हर समय नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और टेन आई का मान कितना हो जाएगा, जरा देखो त्रिभुज में, त्रिभुज में टेन आई लिखा तो ए ओ बी, टेन आई कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब हमारा है बी ए, लंब और आधार कितना है, इसकी गहराई देखो कितनी आ रही है, वास्तविक गहराई इसकी h, और टेन आर कितना होगा, टेन आर इसमें लंब बटे आधार लगाओ त्रिभुज में ए आई बी, इसमें लगाओगे लंब बटे आधार तो कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा बी ए, और इसका ये गहराई टोटल कितनी हो जाएगी, गहराई कहां देखेंगे उसके, जहां से माध्यम चेंज हो रहा है उस वाले पृष्ठ से, तो गहराई कितनी है स्मॉल एच, ये कट गया, कितना बच गया यहाँ पर स्मॉल एच अपॉन कैपिटल, यानी आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई, यानी एन की वैल्यू इसको मान लेते हैं, एन कितना आ गया स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, तो यहां से स्मॉल एच कितना आएगा एन एच, इसका मतलब इसकी जो वास्तविक गहराई होती है उससे n गुना हमको अधिक गहराई पर दिखाई पड़ता है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये निकाला कितना शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, तो हम इसमें इस स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस कर देंगे तो उसका विस्थापन भी निकल आएगा, तो वो हम अपने साथ सोच सकते हैं कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर विस्थापन निकालना हो, विस्थापन विस्थापन कितना होगा आई ओ, और आई ओ का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, आई बी माइनस ओ बी, अभी तो आएगा आई बी में से ओ बी घटा दो, आई बी किसके बराबर है, आई बी हमारा स्मॉल एस के बराबर है माइनस कैपिटल एच, स्मॉल एस का मान कितना हम लोगों निकाला है एन एच माइनस कैपिटल एस, तो एन एच का मान ले लो, क्या बचेगा एन माइनस वन, ये इसका विस्थापन आ जाएगा, वस्तु का कितना विस्थापन होगा, ठीक है ना। इस निष्कर्ष क्या निकला यहां से दूसरा वाला कि विरल माध्यम में, विरल माध्यम में रखी वस्तु को सघन माध्यम से देखने पर वस्तु वास्तविक गहराई से NH अधिक गहराई पर दिखाई देती है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर दिखाई पड़ेगी, ऊपर तभी दिखाई पड़ेगी जब वस्तु सघन माध्यम में रखी हो, विरल माध्यम से देखा जा रहा हो। लेकिन इसका उल्टा अगर है वस्तु विरल माध्यम में रखी है और सघन माध्यम में, मतलब वस्तु वायु में रखी है, आप पानी में घुस करके देख रहे हैं, ठीक है ना, तब हमको वस्तु और हमको दूर दिखाई पड़ती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कितनी दूर दिखाई पड़ती है NH, जितनी उसकी वास्तविक गहराई है उसका n गुना अधिक नीचे गहराई पर दिखाई पड़ेगी। और अगर हम वायु से देख रहे हैं, विरल माध्यम से देख रहे हैं, सघन माध्यम वस्तु रखी है, तो हमको फिर कम गहराई पर दिखाई पड़ती है, कितनी कम गहराई पर दिखाई पड़ेगी, उसकी वास्तविक गहराई की 1/n गुना कम गहराई पर दिखाई पड़ती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, अगला जो निष्कर्ष है तीसरा नंबर, उसमें अगर हम ये माने, कभी हमने कहा दो माध्यम लिए, एक में वस्तु रखी थी एक माध्यम, दूसरे माध्यम से वस्तु देख रहे थे, लेकिन अगर हम कह दें किसी बर्तन में कोई ऐसे द्रव भरे हुए हैं अलग अलग अपूर्णांक के, जैसे मान लो यहाँ तक कोई दूसरा द्रव भरा है n1 अपूर्णांक का, इस यहाँ तक कोई दूसरा द्रव भरा है n2 अपूर्णांक का, यहाँ तक कोई तीसरा द्रव भरा है n3 अपूर्णांक का, यहाँ तक चौथा कोई द्रव भरा है n4 अपूर्णांक का, इनकी ऊंचाई भी अगर अलग अलग है, ये h1 ऊंचाई तक भरा है, ये h2 ऊंचाई तक भरा है, ये h3 ऊंचाई तक भरा है, ये h4 ऊंचाई तक भरा है, तो जो अगर वस्तु यहां रखी है
और कहा जाए ये कहाँ दिखाई पड़ेगी वस्तु हो गई है, ये कितनी ऊपर दिखाई पड़ेगी, तो फिर हम ये कहते हैं कि वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ेगी इस जगह, और इसकी जो इमेज है, क्योंकि हम ये वायु है इधर सब, ये सब द्रव है, द्रव का प्रोटॉनांक तो सभा से ज्यादा होगा, तो सारे सघन माध्यम है ये, और ये इधर क्या है, ये वायु, तो इसका मतलब वस्तु अपनी रियल पोजीशन से ऊपर दिखाई पड़ेगी। तो ये हमारा वस्तु हो गई O, और ये हमको इमेज दिख रही I, तो ये मान कितना होगा, स्मॉल h का जो मान है वो कितना आएगा, और कैपिटल H कितनी ऊंचाई कितनी गहराई तक द्रव भरा है वो कैपिटल H है, वास्तविक गहराई इतनी। तो इसको जब हम निकालते हैं कि जब किसी बर्तन में N1 N2 N3 N4 जितने भी अपूर्णांक कितने भी द्रव हो सकते हैं, कि जब किसी बर्तन में N1 N2 N3 अपूर्णांक के अमिश्रणीय द्रव भरे हैं, मतलब इसलिए माना कि ऐसा ना मिल जाए, सब में लेयर अलग अलग दिखनी चाहिए तभी ये फार्मूला लागू होगा, ठीक है ना, कि सबने 3-4 द्रव मिलाए सब आपस में मिल गए, फिर ये सूत्र लागू नहीं हो पाएगा। अब इसलिए मतलब अलग अलग हमको यहाँ तक द्रव अलग, यहाँ तक द्रव अलग, तब हमको ये फार्मूला यूज करेंगे जब किसी बर्तन में N1 N2 N3 N4 N5 N6 कुछ भी हो सकता है, अपूर्णांक के अमिश्रणीय द्रव अगर भरे हैं तो वस्तु की आभासी गहराई कितनी होगी, आभासी गहराई, तो आभासी गहराई कितनी हो जाएगी, तब हम लोग लिखते हैं स्मॉल h इक्वल टू H1 अपॉन N1, ठीक है ना, अगर एक द्रव होता तो क्या होता है, H अपॉन N होता, अगर कई द्रव भरे तो H1 अपॉन N1 प्लस H2 अपॉन N2 प्लस H3 अपॉन N3 प्लस H4 अपॉन N4 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी द्रव भरे होते तो हम इस वाले फार्मूले से उसकी आभासी गहराई को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि द्रव पर रखी वस्तु कहां पर दिखाई पड़ेगी और वायु में रखी वस्तु द्रव से देखने पर कहां पर दिखाई पड़ती है। तो हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास में बस आप करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।